नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। यह सिंक्रोनस मशीन हमने इसलिए लिखा है कि सिंक्रोनस मशीन दो प्रकार के होते हैं, या तो वो सेलिएंट टाइप का होगा या तो सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। तो हम दोनों के लिए पावर फ्लो इक्वेशन पढ़ेंगे, सेलिएंट के लिए भी पढ़ेंगे और सिंक्रोनस के लिए भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो पावर फ्लो इक्वेशन, यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन में पावर फ्लो इक्वेशन को डेरिवेशन करेंगे, मतलब उसका पावर फ्लो इक्वेशन का जो डेरिवेशन आएगा किस तरह से डेराइव करेंगे, यहाँ पर हम उसको कंसीडर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान होता है जिसको आरए बोलते हैं वो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर आरए को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग पावर फ्लो इक्वेशन किसके लिए पढ़ते हैं, एक तो सिलेंड्रिकल रोटर के लिए पढ़ते हैं और दूसरा सेलिएंट रोटर के लिए पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने आरए को जो किया है, आरए को हमने निगलेक्ट कर दिया, मतलब आरए को हमने जीरो कंसीडर कर लिए हैं। तो जो पहला एक पावर फ्लो इक्वेशन हुआ वो क्या हुआ, पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर। तो सिलेंड्रिकल रोटर का हम लोग पावर फ्लो इक्वेशन पढ़ेंगे। पहली बात तो इसमें हमने क्या ले रखा है, आरए को जीरो कर रखा है। तो जैसे हमने जनरेटर लेते हैं तो जनरेटर में क्या हो जाएगा, ये ईएफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, XAR हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आरए को हमने क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। तो यहाँ पे इसको नहीं बनाना चाहिए था, फिर भी हमने बना दिया। और ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। तो जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हमने बताया था जब भी फेजर डायग्राम ड्रा करें तो VT को क्या बनाए, वर्टिकल बनाए। तो ये आपका क्या हो गया, VT हो गया। और आपका क्या है, हमने यहाँ पर लैगिंग कंडीशन लिया है। तो लैगिंग कंडीशन मतलब जो करंट होगा, आर्मेचर करंट होगा, वो VT से क्या करेगा, लैग करेगा। हमने बोल दिया वो लैग कर रहा है, ये IA हो गया। और IA RA रेजिस्टेंस चूँकि हमने इग्नोर कर रखा है, नहीं तो ये ऐसे जाता। और IA एक्सेस क्या होगा, इससे 90 डिग्री पर ये क्या करेगा, IA एक्सेस लीड करेगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका IA एक्सेस, और ये क्या हो जाएगा आपका EF हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम। उस फेजर डायग्राम को हमने यहाँ पर ऐसे बना ले रखा है। अब हम बात करते हैं कि इस सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस जनरेटर को हमने एक इनफाइनाइट बस बार से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। हमें पता है इनफाइनाइट बस बार का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होता है और इनफाइनाइट इनर्शिया होती है। ये तीन चीज़ इसमें कांस्टेंट होता है। तो वही हमने लिखा है, माना सिंक्रोनस मशीन जो एक सिंक्रोनस जनरेटर की तरह कार्य करता है, यह सिंक्रोनस जनरेटर इनफाइनाइट बस बार को सप्लाई फिट करती है। इसको सप्लाई क्या कर रही है, फिट कर रही है। जबकि ये कैसी है, लोड इस पर किस तरह से बिहेव कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये आपका क्या है, यहाँ से भीतर से ये आपका 90 डिग्री है और ये क्या है, ये थीटा है। तो अगर हम बात करें तो इस एंगल, मतलब इस ट्रायंगल की हम बात करें, इस ट्रायंगल की पूरी बात करें तो ये थीटा है, 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 180 होता है। और इन दोनों का अगर हम सम करें तो भी क्या होगा, 180 आएगा। तो इससे आप माइनस करेंगे 180 में से ये 90 माइनस थीटा करेंगे, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यही पर हम आगे इसको ड्राइव भी किए होंगे। हमने वही लिखा है, सिंक्रोनस जनरेटर द्वारा इनफाइनाइट बस बार को डिलीवर्ड किया गया पर फेज पावर। तो एक फेज में कितना पावर ये डिलीवर्ड कर रहा है। तो पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P = VI cos थीटा। कास्ट थीटा क्या होता है, बी और आई के बीच टर्मिनल वोल्टेज और IA के बीच का एंगल होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया P = VT IA कास्ट थीटा। यहाँ तो क्लियर है। अब हमें वही जो हमने डेरिवेशन किया है कि ये आपका एंगल क्या है, OBA, मतलब ये क्या OBA,
ये क्या है आपका 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका क्या है थीटा है और ये क्या आपका 90 है, तो ये क्या बचा 90 माइनस थीटा, तो ये चीज़ हमने लिखा 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं इस एंगल की बात करते हैं, तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा 180 होगा, तो 180 में से अगर इतना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। मतलब ये एंगल जो आ गया OBC जो आ जाएगा वो 90 प्लस थीटा हो गया। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए क्या है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, हम लोगों का मेन मकसद क्या होगा कि यहाँ पर जो ये जो पावर है, ये सिलेंड्रिकल के लिए हमें पावर निकालना है, क्या आएगा। तो इतना करने के बाद ट्रायंगल OBC की बात करें, OBC की इस ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं BC इक्वल टू, मतलब ये आपका क्या है BC ये है BC अपान ये एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा साइन BOC, मतलब BOC बिल्कुल। तो ये एंगल, तो या BC को क्या लिख सकते हैं, BC को IA एक्सेस लिख दिए और इसको क्या हमने लिख दिया साइन डेल्टा लिख दिया। क्लियर है। इसी प्रकार OC की बात करें, OC कहाँ गया आपका, ये रहा O और ये रहा C, मतलब EF की बात कर रहा है। इसके सामने का एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, मतलब एंगल CBO या OBCA की बात है। तो यहाँ से क्या हो जाए OC को EF बोल दिए और इस एंगल को हमने 90 प्लस थीटा लिख दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा IA एक्सेस और साइन 90 प्लस थीटा EF साइन डेल्टा। क्लियर है। वहाँ पर जो हमने पावर का फार्मूला लिखा था P इक्वल टू VT IA cos थीटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से IA की वैल्यू निकालेंगे, IA की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से IA का फार्मूला क्या हो जाएगा, फिर हमने दोबारा उसी को लिखा IA एक्सेस कास थीटा EF, यहाँ से IA कास थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो IA का, तो ये एक्सेस क्या हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, तो EF अपान एक्सेस साइन डेल्टा हो गया। अब बात करते हैं यह वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या था VT IA कास थीटा, क्लियर था। तो यहाँ पर IA कास थीटा की जगह क्या रख दिया हम EF एक्सेस साइन डेल्टा, तो क्या हो जाएगा EF एक्सेस साइन डेल्टा। तो ये जो फार्मूला आया वो पावर फ्लो इक्वेशन किसका आया, पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर का आया। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें इन दोनों में क्या करते हैं, पावर का जो हमने इक्वेशन निकाला था P इक्वल टू VT EF एक्सेस साइन डेल्टा, जो हमने इक्वेशन ये निकाला था, अब हम क्या करेंगे इसकी और इसके बीच में एक ग्राफ खींचेंगे, मतलब पावर वर्सेस डेल्टा के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन एक्स एक्सिस पर होगा और कौन वाई एक्सिस पर होगा। अब आपको पता है एक्स एक्सिस पर वही होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, तो इंडिपेंडेंट मतलब ये डेल्टा, अगर आप देखेंगे ये डेल्टा क्या है इससे इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा, और पावर क्या है डिपेंडेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा P। तो हमने ये ग्राफ खींचा। अब ग्राफ खींचेंगे तो आप P वर्सेस डेल्टा में ग्राफ खींचेंगे, तो इससे समझ में आ रहा है ये क्या है साइन का टर्म्स है, तो साइन का टर्म होगा तो ये आएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से जो आपका आया तो इसका जो ग्राफ का ये आपका पूरा ये इसका ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन में टर्म है। अगर हम बात करते हैं डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए निगेटिव आ जाए, मतलब निगेटिव कब आता है जब यही मोटर की जगह क्या हो जाता है, एक्चुअल में क्या होता है डेल्टा आपके किसके किसके बीच का एंगल होता है, EF और VT के बीच का एंगल होता है। जनरेटर में हमेशा EF क्या करता है लीड करता है, किससे लीड करता है VT से हमेशा ये लीड करता है, तो इसका जो डेल्टा आएगा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन मोटर में बताइए क्या होगा, मोटर में आपका VT क्या करेगा लीड करेगा किससे EF से, अतः डेल्टा क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आ जाएगा तो इसका ग्राफ कैसे चला जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन आया ये क्या आ गया जनरेटर के लिए हो जाएगा, और ये जो पोर्शन आया ये क्या हो जाएगा मोटर के लिए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये जो
पावर फ्लो इक्वेशन आया सिलेंड्रिकल मशीन के लिए, तो ये जो होगा ये जनरेटर के लिए होगा पॉजिटिव वाला, और निगेटिव वाला आपका क्या होगा, रोटर का होगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि पावर फ्लो इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी, 90 डिग्री पर आएगी। मतलब 90 डिग्री पर ये क्या आएगा, मैक्सिमम पावर फ्लो होगा। वो जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। अब बात करते हैं, हमने एक पॉइंट कवर किया, कौन सा, सिलेंड्रिकल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेलिएंट मशीन के लिए बात करते हैं, या सेलिएंट रोटर के लिए बात करते हैं। तो पावर फ्लो इक्वेशन फॉर सेलिएंट रोटर, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक सिंक्रोनस सेलिएंट मशीन लेंगे। उस सेलिएंट मशीन को क्या किस तरह से ऑपरेट करेंगे, एक जनरेटर की तरह ऑपरेट करेंगे, और उस जनरेटर को क्या करेंगे, इनफाइनाइट बस बार से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और इस जनरेटर का भी आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, अर्थात RA की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। एक चीज़, ये तो आपका इनफाइनाइट बस बार है, इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, आपका कांस्टेंट है, ये तो है ही। अब वहाँ पर जो आपने EF लिखा था, वहाँ पर मात्र EF लिखा था, यहाँ पर एक्सेस लिखा था वहाँ पर सिलेंड्रिकल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सेस नहीं होता है, यहाँ पर XD होता है और XQ होता है। जो XD क्या है, ये जो यहाँ पर XAR लिए थे, सॉरी, जो XAR लिए जाते थे, तो वहाँ पर XAR को XAR को वहाँ पर दो भाग में सिलेंडर में डिवाइड किया जाता है, XAD और XAQ। और जब इसमें लिख के जोड़ दिया जाता है XL या XAL बोल सकते हैं, XAL, तो ये क्या जाता है, इन दोनों के क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं XD और इसको बोलते हैं XQ। तो यहाँ पर देखिए दो रिएक्टेंस है, एक डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस एट और दूसरा है क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखते हैं, जो कि फेजर डायग्राम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको यहाँ दोबारा पढ़ते हैं। तो यहाँ फेजर डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो फेजर डायग्राम जब भी ड्रा करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं, एक सबसे पहले आपका करंट को ड्रा करते हैं। उस करंट को एक ID होता है और एक IQ होता है। IQ हमेशा हमेशा किसके दिशा में होता है, EF की दिशा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों को जब सम कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, आपका IA आ जाता है। सबसे पहले यही वही हमने क्या किया, ID ड्रा किया, IQ ड्रा किया और ये आपका IA आ गया। और आपका चूंकि हमने क्या बोला, यहाँ पर भी लैगिंग का कंडीशन लिए हैं, तो लैगिंग का कंडीशन क्या है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है और इस टर्मिनल वोल्टेज से ये क्या कर रहा है, थीटा डिग्री लैग कर रहा है। दूसरा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ID XD खींचेंगे, तो ID XD क्या करेगा, इस ID से ID XD क्या करेगा, लीड करेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंस है। तो ID एंड XD, तो यहाँ पर आपने लिखा है ID XD। और इस वाले से अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, IQ XQ क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये देखिए ये लीड कर रहा है। लीड किसको कहते हैं, लीड उसको कहते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज आगे होता है उसको लीड बोलते हैं, और जो पीछे होता है उसको लैग करते हैं। यहाँ तो क्लियर है। तो यहाँ से इन तीनों को हम जब जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, EF प्राप्त हो गया। हमें पता है VT और EF के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, जिसको टार्क एंगल बोलते हैं। तो ये फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसको हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ द सेलिएंट फेजर डायग्राम हम लोग पढ़े थे। हमें यहाँ क्या निकालना है, मेरा यहाँ मेन मकसद था पावर फ्लो निकालना है, किसका, सेलिएंट का, जो कि हम सिलेंड्रिकल का निकाल चुके हैं। तो पावर फ्लो कैसे निकालेंगे, मतलब पावर फ्लो का इक्वेशन होता है VI cos थीटा, मतलब VI जो cos थीटा हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए, जो पावर का इक्वेशन लिखते हैं P = VI cos थीटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है P = जो ये वोल्टेज है ये IA cos थीटा किसके रिस्पेक्ट में, इस वोल्टेज के फेज में होता है। फिर से बोलना है, जो हम लिखते हैं P = VI cos थीटा, तो ये जो cos थीटा होता है,
ये कास थीटा होता है, आई ए कास थीटा, ये वोल्टेज के फेज में होता है। ये बहुत कंसेप्ट, ये ध्यान रखिएगा, यही कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर पावर फ्लो इक्वेशन डिराइव करने में। यहाँ पर हमने लिखा आईडी की दिशा में VT होगा, आईडी ये है, आईडी ये है, तो इसकी दिशा में VT क्या होगा, तो ये आईडी इस दिशा में है तो VT ये है, तो VT को आप दो भाग में तोड़ेंगे, एक ये पार्ट हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा, या दूसरा बोल सकते हैं ये VT एक ये पार्ट हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा। तो इस VD को इसकी दिशा में कौन है, इसकी दिशा में ये है। क्लियर है? आईडी की दिशा में ये आपका क्या है, VT है। अब बात करते हैं इस आईडी की दिशा में VT की वैल्यू क्या होगा, तो ये डेल्टा है तो इसके सामने एंगल क्या होगा, वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको लिखेंगे VT साइन डेल्टा, तो VT साइन डेल्टा। तो AB क्या है आपका, VT साइन डेल्टा, जो AB किसके फेज में है, आईडी के फेज में है। इसी प्रकार अगर हम बात करें IQ की दिशा ये है, तो इस VT की दिशा में, इस VT इस दिशा में करेंगे तो VT इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए कास हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, VT कास डेल्टा। तो मतलब क्या है, ID की दिशा में VT साइन थीटा है और IQ की दिशा में VT कास डेल्टा है। थीटा हमने बोल दिया, सॉरी वो डेल्टा है। अब मुझे पावर का इक्वेशन लिखना है, तो P इक्वल टू क्या होता है, V I कास थीटा जो हमने बोला उसकी दिशा में, तो यहाँ पर लिखे V इंटू आई, V आपका ये हो गया और आई डी साइन डेल्टा VT। अब देखिए अब हमने वही लिखा ID और इसकी दिशा में क्या होगा आपका VT साइन डेल्टा, मतलब ये V है और ये I है। इसी प्रकार अगर हम बात करें I प्लस VT कास IQ की दिशा में कौन है, ये VT कास डेल्टा। तो ये जो पावर का इक्वेशन आया वो किसके लिए आया, ये सेलिएंट के लिए आया। ये अभी इसको और डिराइव करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ID और IQ की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कहीं से और इसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, फिगर से देखेंगे तो VT साइन डेल्टा मतलब VT साइन डेल्टा क्या हो जाएगा, ये आपका ये AB और ये किसके बराबर है, CD और CD किसके बराबर है, IQ SQ के बराबर है। क्लियर है? यहाँ से अगर आप IQ निकालेंगे तो IQ इक्वल टू आ जाएगा VT साइन डेल्टा डिवाइड बाई XQ। क्लियर है? यहाँ से हमने IQ निकाला। अब मेरा दूसरा मकसद क्या होगा, मुझे दूसरा मकसद मेरा होगा ID निकालना, और ये IQ और ID को क्या करेंगे, वहाँ पर उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखिए हम ID कैसे निकालते हैं, VT कास डेल्टा, ये आपका है VT कास डेल्टा, यही होगा ना VT कास डेल्टा, मतलब OA, ये किसका होगा, VT कास डेल्टा को हम लोग OA बोलते हैं। अब OA की वैल्यू क्या होगी, उन्होंने क्या किया, OD में से इस पूरे में से कितना माइनस कर दिया, AD माइनस कर दिया, तो ये क्या निकला OA। एक्चुअल में ये क्या है आपका OA के बराबर ही होगा, OA हो गया, सॉरी यहाँ लिख देते हैं OA। तो OA को आप क्या लिख सकते हैं, OA को आप OD में से AD क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं। अब बात करिए OD तो हमने एज इट इज लिखा और AD की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन ये AD किसके बराबर है, इस BC के बराबर है। हमने यहाँ पर BC लिख दिया। इस OD की वैल्यू क्या है, खुद देखिए OD की वैल्यू EF के बराबर है, तो इस OD को हमने EF लिख दिया। और ये आपका BC किसके बराबर है, आप देखेंगे ID XD के बराबर है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ID निकालना है, तो हमने ID XD को इधर ट्रांसफर कर लिया, और आप जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस आएगा, नहीं इसको आपने इधर ट्रांसफर करिए, ये एज इट इज रहा। अब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, EF माइनस VT कास डेल्टा हो गया, और यहाँ से आपका जो ID आ जाएगा, यहाँ से ID आ जाएगा EF माइनस VT कास डेल्टा अपान XD, क्योंकि ये XD क्या हो जाएगा, यहाँ के नीचे आ जाएगा। यहाँ क्लियर है? अब आपने दो वैल्यू निकाल लिया, IQ एंड ID, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो ID और
आई क्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 में। तो यह आपने निकाला था आई क्यू इक्वल टू वी टी साइन डेल्टा एक्स क्यू जो पीछे निकाले हैं। इसी तरह आई डी इक्वल टू ई एफ वी टी माइनस वी टी काश डेल्टा अपान एक्स डी। ये आपका क्या था इक्वेशन 2 जो इसके फेज में था जो पहले हम दिखाए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई डी की जगह ये रखेंगे और आई क्यू की जगह ये रखेंगे। तो आई डी की जहाँ आप रखें ई एफ वी टी काश डेल्टा अपान एक्स डी और ये पूरा वी टी साइन डेल्टा। इसी तरह यहाँ पर आई क्यू वैल्यू क्या रखेंगे, वी टी साइन डेल्टा एक्स क्यू, ये आ गया। और एज इट इज ये पूरी वी टी काश डेल्टा आपने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। हमने वही इक्वेशन दोबारा लिखा है जो पीछे लिखा था प्रीवियस पेज में, आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल यही होगा वी टी साइन डेल्टा ये। अब हमने क्या किया, मेरा इसको और सिंप्लीफाई करने का मकसद है, तो हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अगर ये देखेंगे ये पूरा एक है तो इसके में मल्टीप्लाई करेंगे ई एफ वी टी साइन डेल्टा एक्स डी माइनस वी टी दो बार हो जाएगा तो वी टी स्क्वायर हो जाएगा काश डेल्टा साइन डेल्टा, ये आ गया अपान ये एक्स डी आ गया। इसी प्रकार इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी टी स्क्वायर वी टी स्क्वायर हो जाएगा साइन डेल्टा काश डेल्टा और एक्स क्यू आ गया आपका। क्लियर है। अब यहाँ से आकर ध्यान देखिए तो ये एज इट इज हमने इसको लिख दिया, इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया। इन दोनों इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए आपको क्या हो जाएगा, वी टी स्क्वायर साइन डेल्टा काश डेल्टा क्या हो जाएगा, कॉमन मिल गया। तो बचा क्या 1 अपान एक्स क्यू, ये प्लस वाले को हमने पहले लिखा, और माइनस 1 अपान एक्स टी। क्लियर है। अब हमने क्या किया और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको एज इट इज हमने लिख दिए और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमने किया है। और 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन डेल्टा इंटू काश डेल्टा को क्या लिखते हैं, साइन 2 डेल्टा। तो ये ऊपर वाला ये और ये पूरा मिल करके क्या हो जाएगा, साइन 2 डेल्टा हो जाएगा और ये वी टी स्क्वायर अपन 2। तो ये जो मेरा एक इक्वेशन आया, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपको याद रहना चाहिए, ये किसके लिए होता है, सेलिएंट मशीन के लिए होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इस सेलिएंट मशीन में आप देख रहे हैं दो टर्म है। एक टर्म है आपका ई एफ वी टी एक्स डी साइन डेल्टा और दूसरा है वी टी स्क्वायर 2 अपान 1 अपान एक्स क्यू माइनस एक्स डी है। अब देखिए इसमें 2 है तो यहाँ पर जो आपका काम कर रहा है तो इस पावर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कहते हैं। क्यों इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फील्ड वाइंडिंग की वजह से ईएमएफ पैदा होता है जिसको क्या बोलते हैं, ईएफ होता है, और दूसरा क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से जो वोल्टेज पैदा होता है उसको वीटी होते हैं। ये दोनों पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पावर की बात करते हैं। आपका दूसरा पावर है P2 इक्वल टू, हमने P लिखा था यहाँ P इक्वल टू P1 प्लस P2 कर दिया। इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, और इसको जो बोल रहे हैं वी टी स्क्वायर बाय 2 1 अपान एस क्यू माइनस 1 अपान एक्स डी साइन 2 डेल्टा। इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, रिलक्टेंस पावर कहते हैं। इसको रिलक्टेंस पावर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से पैदा हो रहा है, एक्स डी और एक्स क्यू, मतलब अलग अलग क्या है, ईयर गैप की वजह से अलग अलग रिलक्टेंस प्राप्त होता है, जिसकी वजह से यह पावर डेवलप्ड होता है। इसलिए इस पावर को रिलक्टेंस पावर कहते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार सेलिएंट मशीन में 2 प्रकार के पावर डेवलप होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर और दूसरा कौन सा पावर होता है, सेलिएंट पावर होता है। फिर हम रिपीट, जबकि सिलेंड्रिकल रोटर में मात्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ही डेवलप होता है। इतना क्लियर है। एक इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन दोनों पर एक क्वेश्चन आता है, विशेष करके इस पर आता है कि यदि सेलिएंट सिंक्रोनस मोटर में फील्ड को हटा दिया जाए, नो लोड कंडीशन पर सेलिएंट मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में फील्ड को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा,
क्या वो उसी स्पीड से चलती रहेगी सिंक्रोनस स्पीड से, या सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जाएगी, या सिंक्रोनस स्पीड से घट जाएगी? तो इसका आंसर है वो अभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर भी चलेगी, क्योंकि अब वो किस पावर से वो चलेगी, वो इस पावर से चलेगी, P2 के पावर से, जिसको रिलक्टेंस पावर बोलते हैं। ये पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप फील्ड को हटा देंगे EF की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अतः आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो रिलक्टेंस पावर है, इस रिलक्टेंस की पावर से वो क्या करेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलिएंट रोटर। अब इसका जैसे आपने वहाँ पर बनाया था ऐसे यहाँ पर बनाना है। तो जो आपका इक्वेशन आया P = EF VT sin डेल्टा अपान VT स्क्वायर टू XD - XQ sin 2 डेल्टा। अगर आप इसकी बात करें तो इसका ग्राफ हमने बोला ना डेल्टा के बीच में और P के बीच में खींचना है। तो ये जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा आपका, ये ऐसे ही आएगा जैसे वहाँ पर आ रहा था। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और पीछे भी करना चाहिए तो आप पीछे कर लीजिए, कोई वो नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जनरेटर हो जाएगा, ये मोटर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या होगा, इसका जो कैसा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 टाइम्स है, इसकी फ्रिक्वेंसी दुगनी है। तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, इसी पोजीशन पर ये एक साइकिल पूरा कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखिए इसमें ये आधी साइकिल है, तो ये आपका एक साइकिल यहीं पर पूरा कर लेगा। ये आपका क्या हुआ, इसी तरह यहाँ पर आएगा ट्यूं ट्यूं ट्यूं, कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल एग्री। तो ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो वही हमने दिखा दी है। ये जो पोर्शन हमने दिखाया, ये वाला पोर्शन ये इसका है, और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, वो इसका है। अगर इन दोनों का रिजल्टेट निकालें, रिजल्टेट मीन्स दोनों का सम करें, तो जब दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये तो जीरो ही रहेगा क्योंकि जीरो पर है। और यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम आ रहा था इस वाले पोजीशन में 90 इस वाले पर, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सॉरी ये आपका, इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैक्सिमम पहले आ रहा था, अब यहाँ मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा पहले मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो है, ये 90 है, ये मैक्सिमम है, ये जीरो है। लेकिन यहाँ पर तो कम है, लेकिन ये भी प्लस है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो रिजल्टेंट पावर क्या आ जाएगा, तो रिजल्टेंट पावर जो आपने इन दोनों को सम करके पाया है वो 90 से पहले मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर 90 से पहले मैक्सिमम आएगा। इसी तरह ये आपका जनरेटर में मिलेगा। तो वही हमने लिखा है, जनरेटर में EF का फेजर VT से लीड करता है, जबकि मोटर में अपोजिट आता है। जो हमने लिखाया है अपोजिट होगा तो ये आपका क्या आएगा, जनरेटर हो जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 90 से पहले आएगी, जबकि उसमें क्या आती थी, उसी पर आती थी, मतलब 90 डिग्री पर आती थी सिलेंड्रिकल में। तो हम लोगों का आज का लेक्चर इतना ही है, पावर फ्लो इक्वेशन। बस, धन्यवाद, नमस्कार।